दोस्तों, लाइफ कोई हार या जीत का खेल नहीं होती। लाइफ ही होती है और उसे जीना पड़ता है। ये हमारे विकास क्रम में आज तक अनुभव की गई सबसे महत्वपूर्ण बात है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर मैं आज कुछ बातें करता हूँ आपसे देश के बारे में। 26 जनवरी आने वाली है, तो उसी उपलक्ष्य में कुछ ऐसी बातें की जाएं जिससे हमें हमारे गणतंत्र के बारे में, हमारी स्वतंत्रता के बारे में जानकारी रहे। भारत देश आज़ाद कब हुआ, उसका गणतंत्र कब लिखा गया, भारत के ही जैसे अन्य कई देश थे जिनके अपने अपने नियम कायदे बनाए गए, कब आज़ाद हुए, कब उनके गणतंत्र बने, वो गणतंत्र बने या फेडरल बने, ये तमाम बातें करेंगे आज। भारत की गुलामी के बारे में बात करेंगे आज, भारत की आज़ादी के बारे में बात करेंगे आज। भारत किसी का गुलाम नहीं था और भारत कोई गुलाम राज्य नहीं था। सबसे पहले जब राजा महाराजाओं का ज़माना हुआ करता था, उस समय पुर्तगीज़ सबसे पहले आए अपनी कंपनी पे, जो वैसलीन का प्रोडक्ट बेचने आए थे। ये कहानी आपने पढ़ी होगी बचपन में किताबों में। पुर्तगाली सबसे पहले वैसलीन का प्रोडक्ट बेचने के लिए आए थे और धीरे धीरे उन्होंने व्यावसायिक रणनीति अपनाते हुए पूरे देश पर कब्जा किया। आर्थिक क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में, और उसके बाद उन्होंने अन्य चीज़ों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की। इसी बात को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत यानी कि ब्रिटिश भी अपनी ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के साथ 1702 में आने का प्लान बनाया, ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी में, और 1703-1704 के आसपास आते आते वो एक सर्वे कर चुके थे। उसके बाद उन्होंने 1710 से लेकर के 1711-12 में अपना ट्रेडिंग कंपनी को लॉन्च करने की कोशिश की। उन्होंने मिस एलिजाबेथ से एक खत लिखवा लिया था, जिसकी परमिशन ले ली थी कि हम किसी अन्य देश में जाकर के एक कंपनी खोलेंगे और उस कंपनी के माध्यम से उस देश में व्यवसाय करेंगे। इस बात को जहन में रख करके ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के नाम से इंडिया में लॉन्च होती है। इंडिया के राजा महाराजाओं के साथ सौदा करके, अर्थात पार्टनरशिप या व्यवसायिक संबंध बना करके, व्यवसायिक संधि करके। परंतु उन्होंने शुरू के कुछ सालों में ये जान लिया कि यहाँ पर लिटरेसी की कितनी कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने अन्य कई साधनों का इस्तेमाल किया, परंतु वास्तविकता कुछ और ही थी। उन्होंने बेसिकली इस देश को गुलाम बनाने के लिए और अपना आधिपत्य हमेशा के लिए स्थापित करने के लिए कोशिशें की। और उसके लिए उन्होंने किया सबसे पहले सर्वेक्षण। जिस प्रकार पुर्तगीज़ की कंपनियां यहाँ पर वास्को डी गामा की उपलब्धियां हासिल करने के बाद आईं वैसलीन बेचने के लिए, उसी प्रकार ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी भी कई मामलों में व्यावसायिक स्तर पर आई। और ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी मसालों के व्यापार के सिलसिले में आई थी, कपड़ों के व्यापार के सिलसिले में आई थी। इसी प्रकार चीन की कई कंपनियां थी जो कपड़ों के व्यापार के सिलसिले में आई। फ्रांच कंपनियां थी, स्पेनिश कंपनियां थी, डच कंपनियां थी। ये सब कंपनियां धीरे धीरे वास्को डी गामा द्वारा रास्ता खोज लिए जाने के बाद में आई भारत में। और इसमें से जो सबसे ज़्यादा ताकतवर सैन्य शक्ति रखती थी, जो कि नौसेना कहलाती थी उस समय, सैन्य शक्ति ब्रिटिश हुकूमत के पास में थी।
क्वीन एलिजाबेथ के पास में थी। तो उस समय कई जंगें हुई, तो उसमें ये साबित हुआ कि लाइफ सिर्फ लाइफ होती है, हार और जीत की कोई ऐसी वस्तु नहीं होती जिसे हार और जीत में नापा जाए। परंतु इन सभी में हार जीत हुई, युद्ध हुए, उसमें ब्रिटिश कंपनी की जीत हुई, क्योंकि सबसे ज़्यादा सैन्य ताकत नौसेना के मामले में उन्हीं के पास में थी। और यही वो वजह है कि ब्रिटिश कंपनी जीत गई और उन्होंने एक तरफा आधिपत्य स्थापित करना शुरू किया। कालीकट बंदरगाह से हुए इस सफर की शुरुआत कलकत्ता में आके खत्म हुई और कलकत्ता से शुरुआत करके लगभग पूरे भारत में फैल गई। इस तरीके से भारत को गुलाम बना दिया गया। मुगल काल के जितने भी नवाब या सल्तनत के सूबेदार थे, उनसे जंगें होती हैं और हार देखनी पड़ी भारत में। परिणाम स्वरूप भारत गुलाम होता चला गया। इसी प्रकार मराठा साम्राज्य हारा, इसी प्रकार सिख साम्राज्य हारा, पानीपत के युद्ध हुए, बस्तर के युद्ध हुए और ऐसे ही कई जंगें हुई। परिणाम स्वरूप भारत किसी अन्य देश की एक प्राइवेट कंपनी का गुलाम हो गया। तो व्यावसायिक स्तर पर नौकरी पाने के लिए तो था ही गुलाम, अर्थात अधीनस्थी या अधीनस्थ होकर के कार्य करने की आदत बनी। मशीनरी आई, परिणाम स्वरूप भारत को अधीन होना पड़ा किसी अन्य देश की एक प्राइवेट कंपनी के। उनकी राजनीतिक नीतियों की वजह से देश अन्य कई तरीकों से गुलाम होता चला गया और आखिरी स्वर देश की बागडोर का सारा कार्यभार अवध के नवाब को हरा करके ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ के हाथ में चला गया। जबकि उस समय तक इस देश के राजा महाराजा ब्रिटेन की रानी से सिर्फ इसी बात पर वाद विवाद में थे कि आप अपना आधिपत्य यहाँ क्यों जमा रहे हो। और ब्रिटिश कंपनी की महारानी यानी कि गवर्नर, वहाँ की गवर्नमेंट जो कि रानी कहलाती थी, उनकी तरफ से कहना सिर्फ इतना था कि हम आपके यहाँ कोई आधिपत्य नहीं जमा रहे हैं, साम्राज्य नहीं जमा रहे हैं, बल्कि हम वहाँ व्यवसाय करने आए हैं। तो बेसिकली इसके पीछे मंशा उनकी कुछ और थी, जबकि बताई कुछ और जा रही। और यही वो वजह है कि उस समय के मुगल सल्तनत के जितने भी नवाब थे, राजा थे, वो उनकी चाल समझ नहीं पाए और बाद में जंग के मैदान में हार गए। और उस हार की वजह से देश को अधीनता स्वीकार करनी पड़ गई। परंतु फिर भी उस अधीनता के खिलाफ कई लोग खड़े हुए। 100-200 साल तक वो क्रांति का मोर्चा चला। परिणाम स्वरूप एक ऐसा दिन भी आया कि भारत आज़ाद हुआ और एक दिन ऐसा भी आया जब भारत का गणतंत्र लिखना पड़ा और भारत का गणतंत्र लिखा गया और वो गणतंत्र आज तक लागू है। वो दिन था 26 जनवरी 1950 जब भारत का गणतंत्र लिखा गया। तो इसी तरीके से कई देश थे जिन पर अन्य कई देशों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसके पश्चात कई वर्षों तक आज़ादी के लिए या अपने अधिकारों के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी गई और सफलता हासिल करके अपने देश को आज़ाद कराया। सभी देश के लोगों ने अपने अपने देश का संविधान बनाया अपने अपने तरीके से, और अब वो उस पर्टिकुलर दिन को एंजॉय करते हैं अपनी उपलब्धि के रूप में, अपनी आज़ादी के रूप में, अपनी सफलता के रूप में। तो आइए देखते हैं ऐसी ही एक लिस्ट
जिसमें कुछ देश हैं। वैसे तो धरती के ऊपर पूरी पृथ्वी के ऊपर 7 महाद्वीप हैं, जहाँ पर कई देश आते हैं अलग अलग महाद्वीपों में। उसमें से मैं कुछ एक की लिस्ट लेकर के आया हूँ। आइए देखते हैं वो क्या है। आइए सबसे पहले बात करते हैं पौराणिक आज़ादी की, जो सबसे पुरानी थी ईसा मसीह के पहले की जो कार्यप्रणाली थी देश या राज्य या अपने सूबे या इलाके को चलाने की, वो किस टाइप की थी। सबसे पहले आता है नंबर 1 पे जापान। जापान आज़ाद हुआ था 660 ईसा पूर्व में। 660 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के 660 साल पहले। और तब से जापान आज तक आज़ाद है और आगे भी आज़ाद रहेगा, उम्मीद है। इसके पश्चात आता है पुर्तगाल। पुर्तगाल की आज़ादी हुई 1143 ईस्वी में, ईसा मसीह के जन्म के बाद। इसके पश्चात आता है स्पेन। ये मैं एक क्रमवार लिस्ट बता रहा हूँ कि ईसा मसीह के पहले से क्रमवार साल दर साल कितने देश आज़ाद होते चले गए। और इसका मतलब ये है कि ये सभी देश, ये सभी लोग कभी न कभी किसी न किसी तरीके से गुलामी की प्रथा में या गुलामी परंपरा में ज़रूर आए थे। कुछ एक देश ही ऐसे हैं जो कभी किसी के गुलाम नहीं हुए, अन्यथा अधिकांश देश ऐसे हैं जो किसी न किसी के गुलाम रहे हैं कभी न कभी। तो अगला आता है स्पेन। ये 15वीं सदी में आज़ाद हुआ। 15वीं सदी अर्थात 1500 ईस्वी लगभग आसपास इसके पश्चात आता है अमेरिका। अमेरिका को आज़ादी मिली 4 जुलाई 1776 में, माफ़ी चाहूँगा, 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ, 4 जुलाई 1776 में। इसके पश्चात आज़ादी आती है मैक्सिको की। 16 दिसंबर 1810 को मैक्सिको आज़ाद हुआ। इसके बाद आता है ग्रीस, यूनान। ये वही राज्य है, वही देश है जहाँ सिकंदर जैसे महान शासक पैदा हुए और उन्होंने विश्व विजय किया। परंतु ये देश भी किसी न किसी का गुलाम जरूर था। तो ग्रीस, मतलब जिसे यूनान कहा जाता है पुराने अल्फाजों में, ये 25 मार्च 1821 को आज़ादी हासिल करता है। इसके बाद आती है बारी ब्राज़ील। ब्राज़ील 7 सितंबर 1822 को आज़ाद हुआ। ये अपनी आज़ादी का त्यौहार 7 सितंबर 1822 को मनाता है। ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है ब्राज़ील। इसके पश्चात आता है इटली। इटली 17 मार्च 1861 को आज़ादी का दिवस मनाता है। इसके पश्चात आता है कनाडा, जिसको कनाडा भी कहते हैं आजकल। कनाडा को आज़ादी मिली 1 जुलाई 1867 में, मतलब 1867 में। इसके बाद नंबर आता है जर्मनी का। जर्मनी को आज़ादी मिली 18 जनवरी 1871 में। इसके पश्चात बात आती है फिलीपींस की। फिलीपींस को आज़ादी मिली 12 जून 1898 में। इसके पश्चात बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया एक पूरा का पूरा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया को आज़ादी मिलती है 1 जनवरी 1901 में। तो ये तो था साधारण आधिपत्य स्थापित करना, उसके लिए छोटी मोटी जंगें करना और आज़ादी हासिल करना। तो आज़ादी का ये क्रम चल ही रहा था 1901 तक। 1901 से लेकर के धीरे धीरे संतुलन स्थापित होने लगा था, तभी हिटलर की एंट्री होती है। महान हिटलर, जिसने विश्व युद्ध तक को रच डाला। ये जनाब जो थे वो बचपन से ही प्राइवेट कंपनी पैसा कमाना चाहते थे, पावर हासिल करना चाहते थे, पॉलिटिशियन बनना चाहते थे। तो ये कंपनी में काम कर रहे थे और ऐसे ही करते करते 1901, 1902, 1903 के आसपास उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाली और उसके बाद देश की राजनीति में कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया और आखिरकार इनकी बदौलत प्रथम विश्व युद्ध का उद्घोष हुआ। ये प्रथम युद्ध जो था
यूरोप में होने वाला वैश्विक युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध। इसमें कई देशों ने साथ दिया था एक दूसरे का युद्ध लड़ने में। ये लड़ाई चली थी, ये शुरू हुई 18 जुलाई 1914 से। 1901 में ऑस्ट्रेलिया आज़ाद हुआ। क्योंकि वहाँ आज़ादी मिल रही थी, परिणाम स्वरूप यहाँ पर युद्ध के आसार नज़र आ रहे थे। तो 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा हुई और वह युद्ध चला 11 नवंबर 1918 तक। अब 11 नवंबर 1918 तक युद्ध चला, 3-4 साल लगभग ये युद्ध चला। और इसी बीच रूस यानी कि रशिया, सोवियत संघ जिसे कहा जाता था, इनके बीच में युद्ध चल रहा था। तो यूएसएसआर को यानी कि सोवियत संघ अर्थात रशिया अर्थात आज का रूस 1 सितंबर 1917 को आज़ाद होता है। क्योंकि 11 नवंबर 1918 को विश्व युद्ध खत्म हुआ, परंतु इस विश्व युद्ध के ख़त्म होने के पहले 1 सितंबर 1917 को रशिया को आज़ादी मिल चुकी थी। और उसके पश्चात ये विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को ख़त्म होता है। इसके पश्चात आता है अफ़गानिस्तान। क्योंकि ये विश्व युद्ध इतना बड़े लेवल पे था, इसलिए कई देश कमज़ोर हो गए। कई ऐसे देश जिन्होंने आधिपत्य बना रखे थे, अन्य देशों को अधीन बना रखा था, कमज़ोर हो गए। उस कमज़ोरी की वजह से अन्य कई देश भी आज़ाद हुए। क्योंकि क्रांति की जो ये लहर थी वो सभी कॉन्टिनेंट के लगभग अधिकांश देशों में चल रही थी। एक देश की देखा देखी अन्य देश भी अपने आप को आज़ाद या अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। उसी में आता है एक अफ़गानिस्तान। ये एक ऐसा देश माना जाता है जहाँ पर बहुत युद्ध जैसा माहौल है अफ़गानिस्तान में। क्योंकि इसमें बहुत जंगें लड़ी गई हैं और इसे आज़ाद मानना चाहिए या नहीं, ये एक डिबेटेबल बात है। क्योंकि हम हालिया अगर इतिहास जानते हों तो हम ये जानते हैं कि वहाँ पर अमेरिका, रूस, चीन, अन्य कई देश हैं जो निगाह जमा के बैठे रहते हैं। और अफ़गानिस्तान की स्वयं की तो खुद की लड़ाई है ही अपने आसपास के देशों के साथ में। जहाँ मित्र सहयोग है वहाँ पर मनमुटाव जैसी बातें भी हैं, असहयोग की स्थितियाँ भी हैं और उनका स्वयं का इंटरनल अफेयर्स भी थोड़ा सा अजीब है। परंतु फिर भी इन सब के होते हुए भी अफ़गानिस्तान को 19 अगस्त 1919 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के तुरंत 1 साल बाद आज़ादी मिलती। इसके पश्चात आता है इजिप्ट अर्थात तात्कालीन मिस्र। मिस्र को आज़ादी मिली 28 फरवरी 1922 को। प्रथम विश्व युद्ध की जो गर्मी थी वो ठंडी हो ही रही थी, उतने में मिस्र भी आज़ाद हो जाता है इजिप्ट। अब जो ये इजिप्ट आज़ाद हुआ है, इसकी आज़ादी एक तरफ तो हो ही रही थी, परंतु जो प्रथम विश्व युद्ध के तीर चुभे हुए थे लोगों को, वो कहाँ शांत होने वाले थे। उसके तत्काल बाद 1922 के समय में फिर से मतलब एक अफवाह उड़ी, विश्व युद्ध दोबारा हो सकता है। और वो अफवाह लगभग कई सालों तक रही, वो अफवाह कई सालों तक बनी रही। लोगों ने हालांकि यकीन नहीं किया, परंतु बाद में धीरे धीरे लोगों के मनमुटाव, देशों के मनमुटाव सामने आ गए और द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा होती है। अब ये द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो यूरोप और एशिया, ये 2 महाद्वीप में बढ़ गया। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, आपस की लड़ाई थी देशों की, सहयोगी देश आपस में लड़ भिड़े। परंतु उस वक्त उनको पता चल गया कौन किसका साथ देने वाला है, तो फिर उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश की। और जब शक्तिशाली बन गए लगभग अधिकांश देश, तो उन्होंने अपने 2 गुट बना लिए। एक को कहा मित्र राष्ट्र और एक को कहा ध्रुवीय राष्ट्र, यानी कि पोलर या एक्सिस नेशंस, और मित्र राष्ट्र को कहा गया एलाइड नेशंस। ये जो थे
ये आपस में बट गए 2 गुटों में, और इन गुटों की लड़ाई हुई द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में, जिसमें भारत ने भी सहयोग किया। प्रथम विश्व युद्ध में भी भारत की तरफ से सहयोग गया था ब्रिटेन के अधीन होते हुए। तो ये विश्व युद्ध जो लड़ा गया वो जर्मनी, सोवियत संघ, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के आपस में गुट बन जाने की वजह से लड़ा गया। ये यूरोप में वैश्विक युद्ध हुआ था, इसमें कई देशों ने हिस्सा लिया। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। उसकी घोषणा 1939 1 सितंबर को हुई और ये 2 सितंबर 1945 तक चला। मतलब कुल मिला के ये 6 साल तक चलता रहा। 6 साल और 1 दिन द्वितीय विश्व युद्ध चला और 1945 को 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने की घोषणा होती है। अब हालांकि विश्व युद्ध के संदर्भ में कई बातें हैं, परंतु अभी अपन बात कर रहे हैं सिर्फ आज़ादी की, कि किस देश को किस दिन आज़ादी मिली और कब वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और गणतंत्र मानता है अपने आप को, या फेडरल, जिस भी तरीके से वो अपने आप को आधिकारिक मानता है, उसकी बातें कर रहे हैं अपन। तो इसी रेंज में हम लोग अभी तक पहुँचे हैं द्वितीय विश्व युद्ध तक। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देश की रीढ़ की हड्डी लगभग टूट गई थी। कई देश किसी अन्य देश पर आधिपत्य जमाने से पहले सोचते थे, क्योंकि क्रांति का माहौल, या जो कहें कि रिवॉल्यूशन का माहौल था, वो बहुत हद तक चरम पर पहुंच गया था। यूएसएसआर और जर्मनी वाला जो मामला था उसकी वजह से तो गुटबाजी हो गई। जो गुट बन गए थे उसकी वजह से बहुत तनाव हो गया था अधीन और अधीनस्थता को स्वीकार करने के लिए। इसीलिए अब बारी आती है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया 17 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ। इसके पश्चात जो ये आज़ादी का मामला चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, कईयों की रीढ़ की हड्डी समाप्त हो गई, शक्ति खत्म हो गई, शक्ति कमज़ोर हो गई, आर्थिक व्यवस्था कम हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से जर्मनी, यूरोप, चीन और इन देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ा था। वहीं ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग दे रहा था, प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी था, इसलिए ब्रिटेन कमज़ोर पड़ गया था और इस कमज़ोरी की वजह से भारत और पाकिस्तान जैसे देशों का निर्माण हुआ। चूँकि ब्रिटेन इन युद्धों की वजह से कमज़ोर हो गया था और भारत के इंटरनल जो रिवॉल्यूशनरी प्रोग्राम्स चल रहे थे उसकी वजह से ब्रिटेन के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा, जिस वजह से ब्रिटेन ने आखिरकार भारत को छोड़ के जाने का निर्णय कर ही लिया। परिणाम स्वरूप जाते जाते भी वो अपना एक ईगो सेटिस्फेक्शन का जो मामला बनता है वो करके गए। इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन तो किया ही उन्होंने, अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कि यार अगर इंडिया से अपन अधीनता नहीं ले पाएंगे तो कम से कम पाकिस्तान के ऊपर जमा लेंगे। इस टाइप की सोच तो ज़रूर रही होगी। हालांकि कह नहीं सकते कि ऐसा ही रहा होगा, परंतु कह तो सकते हैं, कहते नहीं हैं, ये एक अलग मामला है। तो इसी संदर्भ में जबकि ब्रिटेन कमज़ोर हो गया था तब आज़ादी होती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान आज़ाद होता है 14 अगस्त 1947 को और इसके ठीक एक दिन बाद भारत यानी कि इंडिया, हिंदुस्तान या हिंद जिसे कहा जाता है, आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को। और इसी आज़ादी के तहत 3 साल, लगभग 3 साल अर्थात 26 जनवरी 1950 तक भारत का गणतंत्र बन के तैयार हो जाता है और भारत में लागू करवा दिया जाता है। भारत का गणतंत्र बन के तैयार होता है 26 जनवरी 1950 को, परंतु रेट्रोस्पेक्टली अर्थात पूर्ववत या पूर्वार्ध, या तो अपन कहें कि पूर्वोत्तर तरीके से लागू किया गया। इसको पहले के तरीके से लागू किया गया, अर्थात 15 अगस्त 1947 से ही लागू किया गया।
आज़ादी हमको मिली 15 अगस्त 1900 लिखित तौर पे 15 अगस्त 1947 को, परंतु उस आदेश के ऊपर हमारा संविधान बन के तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 तक। परंतु उस संविधान को लागू करवाया गया 15 अगस्त 1947 से ही, क्योंकि हम आज़ाद देश थे। तो इस तरीके से भारत आज़ाद हुआ, भारत का गणतंत्र लिखा गया, और आने वाली 26 जनवरी को हर साल हम उसी खुशी को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। 26 जनवरी का पर्व जो कि एक नेशनल त्यौहार है, इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारे देश में। अब इसके बाद बात आती है भारत के ही कई राज्यों की। बर्मा भारत का एक राज्य था, जिसे म्यांमार कहते हैं आज की डेट में। बर्मा में भी कुछ इंटरनल अफेयर्स हो रहे थे, भारत से बांग्लादेश या बर्मा और इस टाइप की जो जोनल है, इस तरफ का जो जोनल है, उसमें भी कई मनमुटाव चल रहे थे आपस में। आखिरकार बांग्लादेश जिस तरीके से अलग हुआ भारत से, उसी प्रकार बर्मा यानी कि म्यांमार भी भारत से अलग हुआ, और 4 जनवरी 1948 को वो अपना आज़ादी का दिवस मनाता है। इसके पश्चात श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को आज़ाद होता है। इसके पश्चात चीन आज़ाद होता है, जिसे हम चाइना कहते हैं आज की डेट में। 1 अक्टूबर 1949 को चाइना आज़ादी का दिवस मनाता है। इसके पश्चात भूटान आज़ाद होता है 8 अगस्त 1949 में ही। नेपाल इसी का पड़ोसी देश है, परंतु वो कभी गुलाम नहीं बनाया जा सका, क्योंकि वो पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी थी नहीं, और हेलीकॉप्टर की मदद उस समय उतनी सुविधाजनक थी नहीं, इसीलिए नेपाल को कभी गुलाम नहीं बनाया जा सका। इसके पश्चात आता है सूडान आज़ाद होता है 1 जनवरी 1950 को। जहाँ 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र लिखा जा रहा था, लागू करवाया जा रहा था, वहीं उसी साल 1 जनवरी 1950 को सूडान अपना आज़ादी का दिवस मनाता। तो विश्व युद्ध के ये कई परिणाम रहे, और ये जो रिवोल्यूशनरी जो प्रोग्राम्स चल रहे थे, उसकी वजह से विश्व युद्ध की गतिविधियाँ बनी, और उन गतिविधियों की वजह से इन सभी देशों को लगभग धीरे धीरे एक एक करके आज़ादी मिलती गई गुलामी से। इसके पश्चात आता है इराक आज़ाद होता है 14 जुलाई 1958 में। इसके पश्चात आज़ादी मिलती है सोमालिया को 1 जुलाई 1960 में। इसके पश्चात आज़ाद होता है केन्या 12 दिसंबर 1963 में। इसके पश्चात आज़ादी मिलती है सिंगापुर को 9 अगस्त 1965 में। इसके पश्चात वियतनाम आज़ाद होता है 2 सितंबर 1945 को, या फिर कुछ लोग मानते हैं कि 2 सितंबर 1969 में आज़ादी मिली थी, क्योंकि वियतनाम एक ऐसी जगह है जिसकी आज़ादी के ऊपर डाउट है, इसे आज़ाद कहें या नहीं, क्योंकि आज़ाद मुल्क में किसी और 2 देशों की जंगें हो रही हैं। देश वियतनाम, पर वहाँ लड़ाई किसी और 2 देशों की हो रही है। अब वियतनाम थर्ड पार्टी बन गया, अपने देश में किसी और 2 देशों को लड़ते हुए देख रहा है, वियतनाम को भी लड़ना पड़ रहा है। तो वियतनाम एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा देश है छोटा सा, जहाँ पर अर्थव्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है। बहुत ही लोअर लेवल तक वियतनाम ने जंगों को झेला है। आज भी वहाँ पर देखा जाए तो बहुत अर्थव्यवस्था की बहुत तंगी है। अर्थव्यवस्था के नाम पर वहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, पर फिर भी वियतनाम अपने आप को संभाल रहा है और अब आगे बढ़ने की कोशिशें कर रहा है। वियतनाम की आज़ादी की जो दिनांक है, जो डेट है, उसमें सामंजस्य नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि ये 1945 में आज़ाद हो गया था, परंतु युद्ध होते रहे लगातार अमेरिका के और बाकी अन्य कई देशों के, तो उसकी वजह से कई लोग मानते हैं कि 1969 तक आज़ादी नहीं मिली थी। परंतु बहरहाल
वियतनाम आज़ाद हुआ, कम से कम अमेरिका की गुलामी से तो आज़ाद हुआ ही। इसके पश्चात आता है आज़ादी का नंबर बांग्लादेश का। बांग्लादेश का विभाजन बेसिकली अंग्रेज़ों के ज़माने में हो चुका था। भारत से बांग्लादेश का विभाजन पाकिस्तान के बंटवारे के टाइम पे हो चुका था। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक ही देश थे, परंतु फिर पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश और पूर्ण रूप से अपना एक देश, बहुमत रूप से देश बनाया आज़ाद होकर के। वो दिनांक थी 16 दिसंबर 1971 में। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर के अपने आप को अलग इस्टेब्लिश देश बनाता है, कंट्री बनाता है, और 16 दिसंबर 1971 को अपना आज़ादी का दिवस मनाता है। इसके बाद बात आती है कतर की। कतर आज़ाद होता है 3 सितंबर 1971 में, और इसके पश्चात बात आती है यूएई की, अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात, या इस टाइप से कहा जाता है उसे, अरब एम्पायर, या ऐसे ही कुछ उसका फुल फॉर्म आता है, यूनाइटेड अरब अमीरात या यूनाइटेड अरब आमिर, ऐसे कुछ उसको कहते हैं उस भाषा में, आमिर, आमेर, ऐसे कुछ कहा जाता है। यूएई एक देश है छोटा सा, उसे आज़ादी मिली है 2 दिसंबर 1971 में। ये एक एम्पायर है जिसे यूनाइटेड अरब एम्पायर कहते हैं, अरब अमीरात वहाँ की लोकल लैंग्वेज में। तो ये एक देश है, इसे आज़ादी मिली 2 दिसंबर 1971 में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 660 ईसा पूर्व से जापान की आज़ादी से लेकर के यूएई की आज़ादी तक 2 दिसंबर 1971 तक कितने रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम्स हुए, और उसकी वजह से कितने युद्ध हुए, और परिणाम स्वरूप युद्धों में कई जानें गई, देश को का कई जान माल नुकसान हुआ, परंतु वो नुकसान अब हो तो गया ही था, परंतु उसके बारे में अब कुछ नहीं किया जा सकता, और सिर्फ यही कह सकते हैं कि लाइफ हार या जीत की कोई वस्तु नहीं होती, लाइफ होती है। क्योंकि अब अगर उन बातों को याद करके हम ये कहें कि वो बेवकूफ़ी भरे फैसले थे, और उन फैसलों की वजह से सभी की रीढ़ की हड्डियों में समस्या आ गई है, सभी लोग एक दूसरे से मन मुटाव करे हुए हैं, कोई किसी का दोस्त बन के रहने के लिए तैयार नहीं होता। जहाँ 660 ईसा पूर्व का भरोसा था पहले, वहाँ आजकल कोई फूटी आग भी भरोसा नहीं करता किसी पे, क्योंकि इतने गुलामी के दिन देखें, इतने बरस तक युद्ध लड़े हैं, इतने बरस तक क्रांतियाँ की, इतने बरस तक रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम्स हुए हैं, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया, परिणाम स्वरूप कई अनुभव हासिल हुए भरोसे को लेकर के, और भरोसेमंद देश आज भी मित्र राष्ट्र बन के समझौते करके, संधियाँ करके अपने आप को इस्टेब्लिश बनाए हैं। और कई देश जहाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं, उन पर आज भी साम्राज्यवादी नीति को थोप दिया जाता है किसी न किसी तरीके से, जबकि सब चीज़ों के पीछे का एक मेन मोटिव मकसद होता है वही जो पुर्तगीज़ या पुर्तगालीस के टाइम का था कि हम वैसलीन बेचने आए, परंतु वैसलीन की चिकनाई पे जो फिसल जाता है वो गुलाम बन जाता है, और जो अपने आप को स्टेबल बना के रखता है उस बात पर, वो गुलाम नहीं बनता। परिणाम स्वरूप युद्ध होते हैं, और लाइफ हार या जीत का एक महज नमूना बन के रह जाता है। लाइफ एक खेल बन के रह जाती है, खेल बन के रह जाता है हार और जीत का। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरीके से मैं कॉन्टिनेंट, उससे जुड़े राजनीतिक मुद्दे, उनकी भाषा, बोली, वेशभूषा आदि के विषय में एक वीडियो तैयार करूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए सिकंदर्स वर्ल्ड। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और 26 जनवरी की परेड देखने के लिए ज़रूर जाएं।
कम से कम अपने अपने स्टेट के या अपने अपने देश में, अपने अपने राज्यों में कम से कम आज़ादी के पर्व या गणतंत्र के पर्व पर ऐसी चीज़ों में सम्मिलित ज़रूर हों, ताकि आपको ये याद रहे कि आप घर में जो सुकून भरी सांसें ले रहे हो वो किसकी वजह से ले रहे हो। क्योंकि घर में बैठे इंसान को जंग के मैदान में हुए शहीद व्यक्ति की सांसें पता नहीं चल पाती। घर में बैठा हुआ इंसान जंग में शहीद हुए व्यक्ति के लहू को नहीं देख पाता। कम से कम जंग के मैदान में आप उन लहू को महसूस नहीं कर पाए हो, तो ऐसी जगहों पर जा कर के उन्हें याद करके, कम से कम श्रद्धांजलि दे करके तो याद किया ही जा सकता है, उन्हें महसूस किया ही जा सकता है। तो आप देखते रहें सिकंदर्स वर्ल्ड और परेड ज़रूर देखें, उसी में मज़ा आता है। क्योंकि झूठ कौन कितना अच्छे से बोल रहा है तब पता चल जाता है। तो सच और झूठ, हार और जीत यदि आपको महसूस करनी है तो 26 जनवरी की परेड में शामिल हों, देखें उसे और एंजॉय करें अपनी आज़ादी के लम्हे, अपने अधिकार, और याद करें अपने कर्तव्य, ताकि और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने देश को बना पाएँ, संवार पाएँ। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।